फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि कैसे एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदलती है। अब हमें क्या पढ़ना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिपब्लिक में बदलने वाली है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाला पिछली बार पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो इसको हम 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो ये जो मोनार्की है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन जो मोनार्की है तो सबसे पहले तो ये मोनार्की फॉल होगी। ये जो राजा होगा ना, इसको हटा दिया जाएगा। तो कैसे होगा? फॉल ऑफ किंग्स रूल, और आएगी कौन सी गवर्नमेंट? जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, एक क्लब था, फिर से पढ़ेंगे, अभी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो राजा को हटाया जाएगा। राजा को हटाने के बाद आएगा रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का क्या मतलब होगा, आगे देखेंगे। रेन ऑफ टेरर क्या था? ये जो जैकोबिन गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, इसका राज, जैकोबिन गवर्नमेंट के राज को कहा यस जाता है रेन ऑफ टेरर, ठीक है। और इसका लीडर कौन था? रॉबेस्पियर, ये याद रखेंगे हम। और इसका पूरा नाम था मैक्सिमिलियन द रॉबेस्पियर। हमें इतना बस, अगर हमें रॉबेस्पियर भी याद रह गया तो बहुत है, मैक्सिमिलियन याद रह गया तो उससे भी अच्छा है, ठीक है। इसी में हम पढ़ लेंगे कि फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट, कैसे जैकोबियन गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? डायरेक्टरी रूल। तो ठीक है, अब हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे किसको, रिपब्लिक कैसे बन रही है। सबसे पहले तो राजा को हटाया जाएगा। राजा को हटा के कौन आएगा? रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट, जैकोबियन गवर्नमेंट। और रॉबेस्पियर फिर रॉबेस्पियर को भी हटा दिया जाएगा, फिर क्या आएगा? डायरेक्टरी रूल, ठीक है। नेपोलियन हाँ, नेपोलियन इसके बाद, डायरेक्टरी रूल के बाद आएगा नेपोलियन। नेपोलियन इससे, डायरेक्टरी रूल नेपोलियन से रिलेटेड नहीं है। जब डायरेक्टरी रूल को भी हटाया जाएगा ना, जब आएगा नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन के बारे में हमें 9th में नहीं मिलती एनसीईआरटी की, आप पढ़ो, एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देके छोड़ देते हैं नेपोलियन के बारे में। 11th में अगर आप कभी आर्ट्स को फॉलो करोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा ह्यूमैनिटीज को, ठीक है। चलो देखते हैं। रूल ऑफ डायरेक्टरी, इसको डायरेक्टरी रूल मतलब डायरेक्टरी जब रूल करने लगी थी, तो ठीक है। अब इसको पढ़ना, हमने पिछली क्लास में ये चीजें पढ़ ली थी, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर रहा हूँ मैं। फ्रांस एबॉलिशन मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक कैसे बनती है? तो सबसे पहले क्या होता है, लुई किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था ना, क्या दिया था? डर गया था, उसने कहा था कि मैं मान रहा हूँ कि नेशनल असेंबली भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो मेरी पावर्स को लिमिट कर दो। जब पेरिस में भी अटैक हो गया था, बेस्टाइल फोर्ट गिर गया था, और रूरल एरियाज में भी नोबल्स पे अटैक हो गया था, नोबल्स भाग गए थे, तो ये डर गया था लुई किंग, और इसने लुई 16, और इसने कहा था ठीक है मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा हूँ। लेकिन कोई इतनी जल्दी तो हार मानेगा नहीं। इसने सही समय देख के क्या शुरू किया, किंग ऑफ प्रूशिया के साथ इसने नेगोशिएशन शुरू किया, और इसने कहा कि सर मेरी आके मदद करो, फ्रांस के हालात बहुत बुरे हैं। और जो ये किंग ऑफ प्रूशिया है, इसने भी बोला कि यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन फैल रहा है तो ये फ्रांस के बाहर भी आएगा कभी ना कभी, और ये मेरी प्रूशिया में भी फैलेगा। ऐसे ही बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे, उनको भी ये बात लगी कि यार ये फ्रांस से जिस दिन रेवोल्यूशन निकलना शुरू हुआ ना, अगर ये सक्सेसफुल हो गया रिवॉल्यूशन, तो ये हमारी कंट्रीज में भी फैलेगा, और हमारी कंट्रीज के लोगों में भी एनलाइटनमेंट आएगी, उन लोगों में भी एक ये रेवोल्यूशन की भावना जागेगी कि हम अपने किंग को हटाएं और अपना जनता का रूल लेके आए, ठीक है। तो बाकी की कंट्रीज ने भी अपनी ट्रूप भेजने की तैयारी करी फ्रांस की तरफ कि अब रिवॉल्यूशन को दबा देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो रिवॉल्यूशन को दबाते और वो अपने ट्रूप भेजते, हुआ क्या, नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई कि किंग ये ना कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ये रहा फ्रांस, ये रहा प्रूशिया, और ये रहा ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो इससे पहले ये इस पे अटैक करते फ्रांस पे, फ्रांस ने इन दोनों के ऊपर ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस वॉर में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फ्रांस के अलग अलग प्रोविंसेस से लोग आए और लोगों ने सेना में भर्ती हुए और कहा कि हम ये वॉर लड़ेंगे। वो क्यों लड़ने को इतना उत्सुक थे कि हम भी ये वॉर लड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये लगा था कि ये वॉर जो है ना, ये यूरोप, पूरे यूरोप के किंग्स के खिलाफ है, सिर्फ फ्रांस के नहीं, पूरे यूरोप के किंग्स के खिलाफ है। और अगर हमने इस वॉर में अगर जीत हासिल कर ली तो हम ये ऑटोक्रेसी जो होती है, ये जो राजा का राज होता है, इसको हम हटा देंगे, और हमारे यहाँ पे क्या आएगी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो हमने पढ़े थे आइडियल्स, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, जल्दी से बस मैं रिवाइज कराने को पढ़ रहा हूँ। इसी टाइम पे क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है कि यार ये जो अभी हमने रेवोल्यूशन किया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना 1791 में, वो सिर्फ रिच सेक्शन को पावर दे रहा है। वो सिर्फ किसको दे रहा है पावर? जो टैक्स भरते हैं उनको वोट करने की पावर दे रहा है। तो रिवॉल्यूशन अभी तक किन लोगों के पास नहीं पहुंचा, मतलब किन लोगों को पावर नहीं दी रिवॉल्यूशन में? जो गरीब लोग हैं उनके पास तो पावर नहीं आई। तो लोगों को एक बात समझ में आती है कि रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं होना, अभी रिवॉल्यूशन हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसी टाइम पे क्या होता है, उसी रिवॉल्यूशन के अंदर लोग पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म करने शुरू कर देते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं कि सरकार ये सही कर रही है। सरकार कौन सी सरकार? नेशनल असेंबली वाली सरकार है ना। तो ये सरकार ये सही कर रही है, सरकार वो गलत कर रही है, और खुद अपना एक्शन प्लान बनाते हैं कि हम अगर सरकार में कैसे आ सकते हैं, हम सरकार में आए तो हम क्या करेंगे। उनमें से सबसे फेमस क्लब कौन सा था? जैकोबिन क्लब।
वही वाला रॉबेस्पियर वाला है ना, जो जैकोबिन क्लब सबसे फेमस क्लब था। उसका मैंने आपको बता दिया था, जैकोबिन क्लब ये वाले जैकोबिन के ये होते हैं मेंबर्स, ये गरीब लोग होते थे, आर्टिजन होते थे, स्मॉल शॉपकीपर्स होते थे। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन द रॉबेस्पियर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे और ये अपने आप को अलग करने के लिए, क्योंकि वो ब्रीचेस पहनते थे, नी ब्रीचेस जो नोबल्स होते थे उनसे अलग करने के लिए लंबी ट्राउजर्स, पूरी एंकल तक अपनी ट्राउजर्स पहनते थे, घुटनों तक की नहीं, एंकल तक की। इनकी ट्राउजर्स क्या दिखाती थी? इक्वालिटी। और इनकी रेड कैप क्या दिखाती थी? लिबर्टी। उनको क्या कहते थे? सैम्स पिलोटस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, सैम्स पिलोटस। स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी फिर से कहानी स्टार्ट करते हैं कि इसके आगे की क्या कहानी होती है, ठीक है। अब हमें जल्दी से एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या हुआ था कि राजा मान चुका था, राजा कॉन्स्पिरेसी कर रहा था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के खिलाफ, सॉरी उसके साथ, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के किंग के साथ, और उनको रिक्वेस्ट कर रहा था आके मेरी मदद करो। और ये बात नेशनल असेंबली को पता चल जाती है और जैकोबिन्स भी इस वक्त काफी पावरफुल हो चुके हैं। जैकोबिन्स क्लब जो पॉलिटिकल क्लब था, तो क्या करते हैं जैकोबिन्स प्लान्ड इंसरेक्शन विद लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस। इंसरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंसरेक्शन का मतलब होता है कि किंग के खिलाफ लड़ाई लड़ना, किंग के ऊपर अटैक करना, कुछ ऐसा। किंग का जो पैलेस है ना उस पर हम अटैक कर देंगे, ठीक है। पेरिसियंस क्या हुआ? पेरिसियंस समझ में आ रहा है पेरिसियन क्या होता है? पेरिस में रहने वाले लोग, ठीक है। सुनने में लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन ये सिंपल सा है, पेरिस में रहने वाले लोगों को इसने पेरिसियंस बोला है, ठीक है। तो इसने अटैक किया ये। अच्छा, ये पेरिसियंस क्यों गुस्सा थे? जैकोबियन तो ठीक है पावर कैप्चर करना चाह ही रहे थे, पेरिसियंस को इन्होंने अपने साथ मिलाया। पेरिसियंस वैसे ही गुस्सा हुए बैठे थे, पेरिस में रहने वाले लोग, क्योंकि एक तो ब्रेड बहुत शॉर्ट हो रखी थी, ब्रेड मिल नहीं रही थी जो उनका स्टेपल डाइट था, और दूसरा ब्रेड जो मिल भी रही थी उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रखे थे, ठीक है। तो गरीब लोग जो थे वो बेचारे खाना ही नहीं खा पा रहे थे, तो जब खाना ही नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आना एकदम मतलब जायज है ना। Yes. ये क्या होता है, जैकोबियंस प्लान करते हैं पेरिसियंस के साथ कि हम अटैक करेंगे कहाँ पे? पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस। यहाँ पे कौन था? यहाँ पे राजा रह रहा था उस वक्त, ठीक है। तो पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस पे अटैक होता है, किंग के जो गार्ड्स होते हैं उनको मार दिया जाता है और किंग को होस्टेज बना लिया जाता है। होस्टेज का क्या मतलब होता है? बंदी बना लेते हैं, बहुत घंटों तक इसको बंदी बना के रखते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात रही होगी, इतने बड़े देश का इतना पावरफुल राजा, और एक जैकोबियंस क्लब के मतलब कुछ लोगों ने इसको होस्टेज ही बना लिया, बंदी बना लिया और पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ये रॉयल फैमिली होती है ना, इसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। जो नेशनल असेंबली होती है वोट करती है कि ठीक है रॉयल असेंबली, ये रॉयल फैमिली ने, राजा की फैमिली ने और राजा ने गलत किया है, कॉन्स्पिरेसी की है हमारे देश के खिलाफ और हमने हटाने की कोशिश करी है फिर से, तो इसको जेल में बंद कर दिया जाता है रॉयल फैमिली को, ठीक है। ये हो गया अटैक। अटैक जब होता है, राजा अभी भी पकड़ा हुआ है और राजा को वापस जेल में डाल दिया, वापस नहीं, राजा को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। राजा तो चले गए जेल में, अब ठीक है राजा की जगह अब हमें फिर से एक प्रॉपर सरकार चाहिए ना। अभी तक तो नेशनल असेंबली काम कर रही थी, लेकिन अब चाहिए हमें प्रॉपर सरकार, ठीक है। तो प्रॉपर सरकार कैसे चुनी जाएगी? ऑब्वियसली वोटिंग से चुनी जाएगी, क्योंकि हमें इसको रिपब्लिक बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी हमने रिपब्लिक बनाना है, इलेक्शन कराने हैं, तो होता है इलेक्शन, बैलेट। बैलेट समझते हो गए ना, बैलेट में जिसमें हम वोट डालते हैं। चलो हम देखते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस फॉर हेल्ड। अब क्या हुआ, वोटिंग पावर ना चेंज कर दी गई। पहले था कि 25 से ऊपर वाले वोट करते थे और सारे मेन वोट नहीं करते थे, वो मेन वोट करते थे जो टैक्स भरते थे, ठीक है। अब क्या कह दिया गया, जो भी आदमी 21 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है, तो मतलब वोटिंग हर आदमी को दे दी गई, ठीक है, जो भी 21 साल से ऊपर है। लेकिन अभी भी विमेन को नहीं दी गई है, याद रखना, ठीक है। अब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ना, जो नेशनल असेंबली जिसको हम पहले बोलते थे, देखो वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया ना थोड़ा सा, तो अब उस असेंबली का नाम भी बदल गया। उस असेंबली का नाम क्या हो गया? कन्वेंशन, ठीक है। उस असेंबली का नाम क्या हो जाएगा अब? कन्वेंशन, याद रखना ये चीज। रॉबेस्पियर, देखो नेशनल असेंबली कौन सी है? नेशनल असेंबली वो है जो टेनिस कोर्ट में मिली थी और उसने डिक्लेयर कर दिया था हम हैं आज से नेशनल असेंबली, और जब किंग डर गया था तो उसने मान लिया था ठीक है भैया तुम हो नेशनल असेंबली। कन्वेंशन क्या है? जो असेंबली जो इलेक्टेड है रॉबेस्पियर वाली, जैकोबियन गवर्नमेंट वाली जो है ना, उसको कहेंगे हम कन्वेंशन। याद रखना इस चीज को, कन्वेंशन जब भी आए तो एकदम से रिलेट कर लेना जैकोबियन वाले से, ठीक है। तो कन्वेंशन इलेक्ट हो गई। अब एक बात बताओ, किंग तो रहा नहीं, हमने अपनी गवर्नमेंट खुद चुनी, हमने अपना लीडर खुद चुना, तो अब हम रिपब्लिक हैं या अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो किंग ही नहीं रहा, अब तो कोई मोनार्की ही नहीं रही, तो हम होंगे रिपब्लिक। तो कन्वेंशन अबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक।
तो फ्रांस को अब रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। फ्रांस अब एक तरीके से अपनी खुद की गवर्नमेंट, पढ़ लेते हैं रिपब्लिक की डेफिनेशन, कभी भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको शॉर्ट मतलब 1-2 मार्क्स में पूछने, हो सकता है कि आपको कोई आंसर लिखने को बोला जाए जिसमें पूछा जाए कि प्रोसेस समझाओ कैसे फ्रांस रिपब्लिक बनी थी। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली ये पूछता है कि ट्रेस द इवेंट विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रांस एज अ रिपब्लिक, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता है तो इसमें हम क्वेश्चन को लिखना कैसे शुरू करेंगे, सीधा कहानी लिखना शुरू कर देंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो हम ये लिखना शुरू करेंगे कि रिपब्लिक एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो रिपब्लिक की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, अपनी सरकार को चुनते हैं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अपनी हेड को भी खुद ही चुनते हैं। अब मैं यहाँ पे ना एक बार कॉन्ट्रास्ट करके बताऊंगा आपको। एक तो आपने इंडिया क्या है, रिपब्लिक है या क्या है? सौरभ आज ना मेरे पे पेन टाइम नहीं है इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत लिख के बता रहा हूँ। तो चलो ठीक है, फिर भी इंडिया क्या है, रिपब्लिक है या क्या है? रिपब्लिक है ना? रिपब्लिक है। ठीक है, बट क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है? नो सर, क्यों? वहाँ का तो अभी भी किंग है ना। हाँ, वहां पे अभी भी क्वीन का राज है, किंग और क्वीन का राज, क्योंकि अभी क्वीन। हाँ मतलब राज किंग का ही है एक्चुअली, क्योंकि क्वीन वहां पे सबसे अभी बड़ी है, सबसे ज्यादा एजेड है, तो इसलिए क्वीन का राज चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वहां पे अभी भी क्वीन है और क्वीन के साथ साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट कौन है? क्वीन। तो हेड ऑफ द स्टेट क्वीन। क्योंकि क्वीन है तो वो अपने हेड ऑफ द स्टेट को तो चुन नहीं रहे भैया, क्वीन को चुन के आई नहीं, क्वीन तो राजघराने में पैदा हुई है इसलिए क्वीन बनी है। इंडिया में क्योंकि हम हमारे प्रेसिडेंट को भी खुद ही चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं बट खुद चुनते हैं, तो इसलिए इंडिया है रिपब्लिक, तो इस वजह से ब्रिटेन अभी भी रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। समझ में आई ना ये बात? ब्रिटेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यस। मोनार्की है अभी भी, ठीक है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है अभी तक, ठीक है। तो रिपब्लिक समझ में आ गया ना, फ्रांस कैसे रिपब्लिक बनता है। अच्छा, राजा का क्या हुआ होगा, सोचा है? राजा का ये हुआ था, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, राजा को बोला कि यार तुम्हारे दिन हुए पूरे और राजा को गिलोटिन कर दिया गया। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, तो राजा को बोला गया, या राजा राजा को ना कोर्ट में ट्राई किया गया, लुई 16 चार्ज ऑफ ट्रेजन, ट्रेजन का क्या मतलब होता है, धोखाधड़ी का, हमारे देश के साथ विद्रोह करने का, जो देशद्रोह करने का, सॉरी विद्रोह नहीं, देशद्रोह करने का आरोप था, ठीक है। तो इस पे देशद्रोह करने का आरोप लगा और कोर्ट ने इसको क्या सजा दी, डेथ की सजा दी, और इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है पता है? एग्जीक्यूट का मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट, जान से मारना, ठीक है। तो फ्रांस में उस वक्त यस। गिलिटिन से मारते थे। और क्वीन मैरी एंटोनियट जो थी उनका भी यही हाल हुआ, जो इनकी वाइफ थी ना, उनका भी यही हाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आता है रेन ऑफ सर टेरर। अभी उनकी क्या, हाँ जी, क्वीन की क्या गलती थी? क्वीन क्वीन की की क्या गलती थी? ऐसे तो यार देखो, किंग की क्या गलती थी, ये बताओ। किंग की ये गलती थी कि वो उस टाइम पे किंग बना जिस टाइम पे रेवोल्यूशन फैलना था, ठीक है। देखो रेवोल्यूशन फैलने के सिर्फ इतना रीजन, मतलब मैंने आपको बहुत सारे रीजन पढ़ाया था, मैंने कल्चरल फैक्टर्स में भी एक रीजन आपको पढ़ाया था कि फिलोसफर्स उस वक्त यस बहुत सर। सारी बातें बोल रहे थे। उस वक्त एनलाइटनमेंट फैल रहा था, एनलाइटनमेंट पढ़ा था अपनी 8th क्लास में, याद है या नहीं याद है? नहीं यस याद, सर। बहुत हल्का सा याद होगा क्योंकि वो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता है एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज फैलना, अलग अलग आइडियाज जो ऐसे हमारे दिमाग की, कहते हैं ना, बत्ती जला देते हैं। तो पॉलिटिकल फील्ड में भी यस। एनलाइटनमेंट आ रहा था, तो लोगों को लगना शुरू हो गया कि यार मैं क्यों राजा के अंडर रहूं, जब मैं खुद एक अपने आप अपने देश को रूल कर सकता हूँ, मैं सरकार चुन सकता हूँ, तो मैं क्यों राजा के अंडर रहूं। और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स ने मिलके फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, ठीक है। क्वीन की भी, ऐसे तो राजा की भी कोई गलती नहीं थी, राजा की बस इतनी गलती थी कि वो रिवॉल्यूशन से पहले राजा बन गया और उसकी बदकिस्मती थी कि उसके टाइम पे रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्वीन की भी सेम इतनी सी गलती थी। मैंने आपको बोला था कि जो इससे पहले के जो राजा थे ना, वो इससे भी बेकार थे, लुई 16 से, लुई 14 और लुई 15 जो थे इसके ग्रैंडफादर और फादर, ये फिर भी ठीक आदमी था, बट ऑब्वियसली शिकार बना। ऐसा तो होगा नहीं ना, राजा तो ट्राई करेगा कि मेरी मेरी सरकार रह जाए, मेरा राज रह जाए, इसने वही ट्राई किया, उसकी सजा इसे मिली। और इन्होंने इसलिए क्वीन को भी मार दिया कि ये रॉयल फैमिली को अब रखना नहीं चाहते थे, कि अगर हम एक भी आदमी को छोड़ेंगे रॉयल फैमिली में तो ये कभी ना कभी फिर से कुछ हमारे खिलाफ प्लान करेंगे, इसलिए क्वीन को भी मार दिया गया, ठीक है। यस। और अगर याद हो तो क्वीन से वैसे भी लोग गुस्सा रहते थे कि ये शो ऑफ बहुत करती है, कि हमारे पास तो खाने की पैसे नहीं है और ये अपनी ज्वेलरी और ये सब शो ऑफ करती रहती थी, ठीक है। यस। चलो अब देखते हैं, हमने पढ़ लिया है कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फॉल ऑफ मोनार्की पढ़ा है अभी हमने, है ना, और रिपब्लिक बन चुका है फ्रांस। अब हम पढ़ेंगे रिपब्लिक बनने के बाद फ्रांस में कौन सी गवर्नमेंट आती है, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आती है।
इसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का क्या मतलब होता है? खतरनाक गवर्नमेंट, मतलब जो लोगों में टेरर भर के रखती है। ठीक है, क्यों Yes. कहते हैं वो भी अभी हम पढ़ेंगे। रूल ऑफ रॉबेस्पियर, याद रखना 1793 से लेके 1794, इस बेचारे का बस इतना सा 2 साल के करीब का इसका रूल रहा। ये रॉबेस्पियर है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको भी हटा दिया जाएगा। कैसे हटा दिया जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहते थे? भाई अब तो हम रिपब्लिक बने, अब तो हमें खुश होना चाहिए फ्रांस के लोगों को कि तुमने अपने राजा को हटा दिया। तुम इतनी मुश्किल से, कहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की से शुरू किया था, लड़ते लड़ते नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया उसे, फिर लड़ते लड़ते फिर रॉबेस्पियर ने मदद करी और इसको क्या बना दिया, जैकोबिन क्लब ने रिपब्लिक बना दिया। तो अब तो लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारा फ्रांस अब पूरा रिपब्लिक बन चुका है, सरकार खुद चुनी गई है, रॉबेस्पियर को लोगों ने चुना है। लेकिन इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबेस्पियर की जो पॉलिसी थी ना वो बड़ी खतरनाक थी। तो सीवियर कंट्रोल था, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सीवियर कंट्रोल, जो इसने बोल दिया ना, और अगर लोगों ने नहीं माना तो उनको मिलती थी क्या? पनिशमेंट। और पनिशमेंट ऐसी वैसी नहीं, पनिशमेंट होती थी। पनिशमेंट पता है इसकी क्या होती थी? याद है, मतलब पढ़ी है? सर वो गला काट देते ना, बुलेटिन। कलाकाट, गिलेटिन, हाँ, जो भी हमने उसका देखा। तो ये क्या करता था, जो भी इसका एनिमी था ना, जो भी इसकी बात नहीं मानता था, जो इसके कंट्रोल में नहीं आता था, उसको पनिशमेंट देता था ये। पहले तो देखते हैं इसके एनिमीज कौन कौन। सारे एनिमीज को खत्म करने के लिए रहता था हमेशा। एक तो एक्स नोबल्स, जो भी नोबिलिटी खत्म करे थी हमने, थर्ड सेकंड एस्टेट खत्म किया था, तो जितने भी नोबल्स थे जो इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे उनको मार देता था। क्लर्गी जो थी, मतलब जो हमारा फर्स्ट एस्टेट था, अगर वो इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती थी उनको भी ये कोर्ट में ट्राई करके मरवा देता था। और बाकी मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी और इसकी खुद की पार्टी के लोग, अगर इसकी खुद की पार्टी के लोग, मान लो कि तुम रॉबेस्पियर की पार्टी में काम करते हो और तुमने अगर ये भी बोल दिया ना कि रॉबेस्पियर जी आप ये चीज गलत कर रहे हो, तो मतलब फिर आप भी नहीं बचोगे, ठीक है। तो ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, ये उसकी कोर्ट का नाम था, रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। इफ गिल्टी देवर गिल्टेंड, अगर ये गिल्टी पाए जाते थे तो मार दिए जाते थे, और गिल्टी ही पाए जाते थे क्योंकि इसी की कोर्ट थी यार। ये अपनी कोर्ट पे इतना कंट्रोल तो रख ही सकता था कि किसको मरवाना किसको नहीं मरवाना। कई बार बहुत छोटे क्वेश्चन में, मतलब वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज बुलेटिन? बुलेटिन था क्या? तो आपको पता होना चाहिए बुलेटिन की डेफिनेशन क्या है। बुलेटिन, डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड। दो पोल थे और एक ब्लेड था, विद विच अ पर्सन वाज बीहेडेड। बीहेडेड का मतलब होता है उसका गला काट दिया जाता था। तो दो पोल एक ब्लेड, ये था गिलेटिन। देखना भी ऐसा होता था, दो पोल्स लगे हुए हैं यहाँ पे और बीच में एक ब्लेड था, और ऊपर से अच्छा वेट होता था इस ब्लेड का, ऊपर से झटके से छोड़ते थे तो आदमी की गर्दन ही अलग हो जाती थी। इसका नाम डॉक्टर गिलेटिन के नाम पे पड़ा था, जो उसका इन्वेंटर था। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो अभी हम रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि रॉबेस्पियर का रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है। जो भी उसकी बात नहीं मानता था उसको मार दिया जाता था। तो इसके बड़े अटपटे से लॉज थे, और लॉज ना मानो तो फिर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। लॉज क्या थे इसके? इसका लॉ देखो, एक बार मैं, लॉ का इसका क्या था कि या तो इसके लॉज को फॉलो करो वरना गिलेटिन। ठीक है, तो मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, इसने ना बिल्कुल फिक्स कर दिया कि इतनी वेजेस मिलेंगी और चीजें जो बिकेंगी इतनी प्राइसेस पे बिकेंगी, इससे ज्यादा नहीं बिकेंगी, इससे कम, मतलब कम तो बिक सकते हैं, ज्यादा नहीं बिकेंगी, और वेजेस भी बिल्कुल फिक्स कर दिए। ठीक है, फिर मीट ब्रेड व रेशन। रेशन, राशन की दुकान होती है, सुना है ना सौरभ? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, राशन यस की सर। दुकान आपने सुनी होगी। तो राशन की दुकान पे क्या होता है, यस। फिक्स क्वांटिटी मिलती है, 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो इसने क्या कर दिया, मीट और ब्रेड भी राशन कर दी कि आप अगर खरीदने जा रहे हो तो आपको इतना ही मिलेगा, इतनी ही ब्रेड मिलेगी, 2 ब्रेड मिलेंगी, 1 किलो मीट मिलेगा। तो इसने वो भी राशनिंग कर दी कि ये नहीं कि अपनी मर्जी से जितनी भूख है उतना खरीद लिया। फिर पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल ग्रेन्स इन सिटीज टू गवर्नमेंट एट फिक्स प्राइसेस। अब देखो, अगर याद हो, रनिंग, ठीक है, सॉरी वो बीच में मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था। पीजेंट्स पर अगर याद हो तो इन लोगों ने क्यों रेवोल्यूशन कंटिन्यू रखा था? क्योंकि गरीब लोगों तक अभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं आई थी। और ये जो जैकोबिन क्लब था किन लोगों से बना था? गरीब लोगों से ही बना था ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, यस सर। गरीब लोगों से ही बना, गरीब लोगों ने इसको बनाया, और पीजेंट्स के खिलाफ ही अब इसने काम करना शुरू कर दिया कि पीजेंट्स को बोला कि अपने जबरदस्ती अपने ग्रेन सरकार को बेचो और इतने ही प्राइस पे बेचो। मतलब एक तो तुम कहीं और बेचने जा नहीं सकते, और सरकार को भी बेचोगे लेकिन उन्हीं के प्राइसेस पे बेचोगे। ये भी नहीं कि अगर तुम कह रहे हो 15 रुपए, अगर सरकार ने बोले 10 रुपए तो 10 रुपए पे ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही व्हाइट फ्लावर जो होता है ना, जिसको मैदा भी बोला जाता है, व्हाइट फ्लावर जो होता है उसको फॉरबिडन कर दिया गया कि अब ये कोई नहीं खाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लेन ब्रेड, बस
मतलब सोचो तुम्हें खाने की भी आजादी नहीं रही कि तुम्हारा कभी मैदे वाली ब्रेड खाने का मन है, तुम्हें खानी कौन सी ब्रेड है, होल व्हीट ब्रेड, यही खाने को मिलेगी, प्लेन ब्रेड, अगर नहीं खाओगे तो फिर गिलेटिन, इस बात पे भी वो गिलेटिन कर देता था। ठीक है, और लोगों में सर और मैडम जो होता था ना, एक दूसरे को सर मैडम भी कहलाना बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या कहलाते थे, सिटोयन और सिटोयन। ठीक है, देखो फ्रांस में ना सर को बोलते हैं मॉन्स्यू और मैडम को बोलते हैं मैडम। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, बस स्पेलिंग देख लो, अगर ये नहीं भी याद रहती कोई बात नहीं, ये देख लेना। सिटीजन को क्या कहते थे, सिटियन और सिटोइन। ठीक है, तो लड़का लड़की को बस आप सिटीजन के नाम से बुला सकते थे, ये नहीं कि उनको सर और मैडम कह रहे हो। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करा हुआ था। अब एक बात बताओ, अगर आप 1793 से लेकर 1794 में मतलब बड़ी खुशी के साथ आपने एक रिपब्लिक चुनी थी, अपने रिपब्लिक बनाया था अपने देश को, और सरकार चुनी थी, और आपकी सरकार रॉबेस्पियर ऐसा कर रहा होता, तो आप खुश होते या दुखी होते? ऑब्वियसली आप भी परेशान हो दुखी होते जाते, हैं। है ना। तो रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज, ये हिज है, टाइपिंग एरर है। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters demanded moderation. मतलब इतना ज्यादा उसने अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि जो उसके खुद के सपोर्टर्स भी थे ना, उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा मॉडरेशन दिखाओ, इतने रेडिकल मत बनो। रेडिकल और मॉडरेशन में फर्क समझ में आता है सौरभ? यस सर। रेडिकल और मॉडरेशन में फर्क समझ में आता है? फिर मॉडरेशन पता है। मॉडरेट क्या होता है, जो थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि अपनी थोड़ा मॉडर्न टाइप। मॉडर्न नहीं, देखो मॉडर्न, अगर मैं रेडिकल हूँ तो मैं मॉडर्न भी हो सकता हूँ, मॉडर्न रेडिकल्स भी होते हैं कुछ लोग। मॉडरेट का मतलब होता है, देखो रेडिकल मैं तुम्हें एक बार रेडिकल भी बन के दिखा देता हूँ और एक बार मॉडरेट भी बन के दिखा देता हूँ। मैं तुम्हें बोलूँ सौरभ, कल तुम्हारा टेस्ट है 12 बजे, ठीक है, और मैं सुनूँ ना तुम्हारी, तुम कह रहे हो सर अरे अभी तो मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैंने बोल दिया, तो मतलब मैं रेडिकल हूँ, मैं तुम्हारी सुन ही नहीं रहा। मॉडरेट का मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या सौरभ मैं कल 12 बजे टेस्ट कर सकता हूँ, तुम कहते हो कि नहीं यार सर अभी तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है 2 दिन बाद रख लिया, आप कहते हो हाँ 2 दिन बाद रख लो, तो मैं हो गया मॉडरेट। फर्क समझ में आया? रेडिकल मतलब बिल्कुल, जो रेडिकल का मतलब होता है जो बहुत सीवियर चेंजेस, एकदम ऑर्डर पलटना चाहता है। मॉडरेट का मतलब होता है जो एकदम ऑर्डर नहीं पलटना चाहता, सोशल ऑर्डर को नहीं पलटना चाहता, धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, मॉडरेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उसके सपोर्टर्स भी उससे परेशान हो गए थे, और होता क्या है, रॉबेस्पियर को पकड़ा जाता है, उसको कोर्ट में ट्राई किया जाता है, और रॉबेस्पियर का भी क्या हाल होता है, मतलब रॉबेस्पियर जो दूसरे लोगों के साथ करता था वही हाल उसका हुआ, उसको भी बुलेटिन कर दिया गया। ठीक है, आप ज्यादा टाइम तक किसी को परेशान नहीं कर सकते, कभी ना कभी दिन पूरे होते हैं और फिर मतलब तख्ता पलट होता है। ठीक है, अब रॉबेस्पियर को मार दिया गया, हमने देखा था पहले राजा को हटाया, राजा को हटा के रिपब्लिक बने, रिपब्लिक बने थे तो क्या आई थी, कौन सी सरकार आई थी, जैकोबिन की सरकार, मतलब रॉबेस्पियर की सरकार। अब जब तुमने रॉबेस्पियर को हटा दिया, जैकोबिन सरकार को हटा दिया, अब हमें कोई नई सरकार चाहिए, अब फिर से क्या, अब फिर से एक थोड़ा पुराने तरीके का सिस्टम आता है, जिसमें क्या होगा, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। याद है हमने गरीबों को अभी तो पावर दी थी, नेशनल असेंबली में कौन था, ज्यादातर अमीर लोग जो नेशनल असेंबली में थे वो अमीर अमीर, मिडिल क्लास। है ना, अमीर मिडिल क्लास, वेरी गुड, वेल्दी मिडिल क्लास। हमने बड़ी मुश्किल से रिवॉल्यूशन करके रिपब्लिक बनाया था, जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी, गरीबों तक पावर पहुंची थी, अब वापस क्या हो गया, डायरेक्टरी रूल। ठीक है, डायरेक्टरी रूल, रूल तो नया है लेकिन फिर से हम वेल्दियर मिडिल क्लास को पावर आ गई है। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट गिर चुकी है जैकोबिन की, अब वेल्दियर मिडिल क्लास फिर से पावर सीज करने वाले थे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और वो फिर से थोड़ा पुराने स्टाइल पे चले जाते हैं, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को वोट करने की पावर नहीं मिलेगी। तो पहले क्या था, नेशनल असेंबली जो थी वो क्या थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, उसने क्या कहा था, अगर आप टैक्स भरते हो तो आप वोट दे सकते हो। जैकोबिन ने कहा कि नहीं, अगर आप 21 साल से ऊपर हो और अगर आप आदमी हो तो आप वोट कर सकते हो। लेकिन अब फिर से डायरेक्टरी रूल आ गया है, फिर से नहीं आया, मतलब मैं बार बार वही कह रहा हूँ, थोड़ा पुराना सिस्टम फिर से आ रहा है, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को अब फिर से हटा दिया गया है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, वोट करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए अपने नाम पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी ना, ये अपने ऊपर चुनती थी एक डायरेक्टरी को। वो डायरेक्टरी क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव क्या होता था, देखो ये तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगी, लेजिस्लेचर ये जो लॉज बनाती कानून, है। वेरी गुड, जो लॉज बनाती है, ये एक एग्जीक्यूटिव चुन रही है जो 5 मेंबर्स से बनी होगी, जिसका नाम होगा डायरेक्टरी।
ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी और देश को चलाएगी, ठीक है, सरकार जो होगी एक्चुअली। तो हम देखते हैं ओनली प्रॉपर्टीड, यहाँ पे इस साइड देखो, ओनली प्रॉपर्टीड सेक्शन वोटेड इन इलेक्शन, जिसके पास प्रॉपर्टी है वोट करेगा, वो क्या चुनेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनेगा, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या चुनेंगी, 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमिटी को चुनेगी, जिसका नाम क्या होगा, डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये 5 लोगों की कमिटी जो है इसको बोलेंगे डायरेक्टरी, और ये देश को चलाएंगे। तो हमने क्या किया, एक आदमी रॉबेस्पियर, जो एक आदमी जिसने पावर सेंट्रलाइज करी हुई थी, उसको हटाया और 5 लोगों की कमिटी को बना दिया, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे थे, क्या थे, डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट कैसी थी, वन मैन एग्जीक्यूटिव थी ना। यस तो डायरेक्टरी का एक फायदा तो हुआ कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी पे, रॉबेस्पियर जैसा आदमी की जो बार बार ये बोले कि जो उसकी बात ना माने, बुलेटिन बुलेटिन बुलेटिन, तो मतलब ये हमने चीज थोड़ी कम कर दी। और डायरेक्टरी रूल का फायदा ये मिला कि 5 लोगों के पास अब पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है, एक आदमी के पास पावर्स नहीं रहेंगी, ठीक है। इससे क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या बेनिफिट मिलता है, इट प्रिवेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अगर क्वेश्चन लिखने को आता है, ठीक है, डायरेक्टरी रूल का, तो इट प्रिवेंटेड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक आदमी को पावर नहीं दी, 5 लोगों को दी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, कि देखो एक तो हमने प्रॉब्लम पहले पढ़ ली थी ना, कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्शन को वोटिंग करने की पावर थी, वापस यस हम इतनी मुश्किल से अच्छे फ्रांस की तरफ बढ़ रहे थे और ये वापस फिर बैकवर्ड जाना शुरू हो गए। अब आप देखना फ्रांस ना एक्चुअली में बैकवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, डायरेक्टर्स, ये जो 5 लोग हैं ना, इनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो ये जो डायरेक्टर्स थे ना, दे ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस काउंसिल ने इन डायरेक्टर्स को चुना है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी, डायरेक्टर्स लड़ते रहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। उससे क्या होता था, ये जो काउंसिल होती थी, क्योंकि इन्होंने चुना है तो इनको कहीं ना कहीं ताकत भी थी कि इसको डिसमिस भी कर सकें डायरेक्टर्स को। तो इन लोगों के बीच में ना हमेशा खींचतान सा चला रहता था कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी जो डायरेक्टरी थी ये। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कोशिश करती थी कि इन डायरेक्टर्स को हम हटा दें, तो इससे क्या आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी ना, कि सरकार इंस्टेबिलिटी मजबूती नहीं, हमारी सरकार ही मजबूत नहीं है। अब जब भी इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो क्या होता है, जब भी इंस्टेबिलिटी आती है तो पावर कैप्चर करने के लिए कोई ना कोई डिक्टेटर आ जाता है, ठीक है, पावर कैप्चर करने के लिए कौन आता है, डिक्टेटर आता है। तो यहाँ पे कौन सा डिक्टेटर आया, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। ये रहा नेपोलियन बोनापार्ट जिसकी आप बात कर रहे थे ना, नेपोलियन। तो डायरेक्टरी को हटा के नेपोलियन आएगा, ठीक है, डायरेक्टरी रूल नेपोलियन का नहीं था, डायरेक्टरी थी। मतलब कैसे चले थे हम, पहले थे एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर हम बने नेशनल असेंबली आई, फिर हम बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैकोबिन क्लब पावर सीज करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या बनेगी बताओ। यस सर, क्या एक मिनट फिर से पार्डन कर दो। कोई नहीं, मैं बताता हूँ फिर से। हमने देखा नेशनल असेंबली सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या बना देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन बना देती, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। और फिर धीरे धीरे जैकोबिन क्लब पावर को कैप्चर करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी क्या बना देता है, रिपब्लिक बना देता है ना फ्रांस को। यस रॉबेस्पियर आ जाता है। फिर हम देखेंगे रॉबेस्पियर इतनी उल्टी सीधी चीजें करेगा तो रॉबेस्पियर को भी हटा दिया जाता है, तो आता है डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल क्योंकि स्टेबल नहीं होता तो फिर से क्या आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है, और कौन बन जाता है, नेपोलियन। ये तो कहाँ से शुरू हुए थे, मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूँ आगे वाले में, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, लुई 16 ने, याद है ना, नेशनल असेंबली में, एक बार शुरू से शुरू कर रहा हूँ जिससे कि कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। मैं फिर से शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, कि सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनी, स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, बेस्टाइल कोर्ट नीचे गिरा दिया जाता है, किंग डर जाता है, वो मान जाता है ठीक है तुम वो नेशनल असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है नेशनल असेंबली, और हम बन जाते हैं, मतलब हम क्या, फ्रांस बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब रिवीजन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे रिपब्लिक बन रही है, ठीक है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जो हमने अभी पढ़ा है पूरा चैप्टर, मतलब अभी जो हमने पूरा सेक्शन पढ़ा था ना, उसको ही मैं फिर से बता रहा हूँ। कि लुई 16 डर गया था ना, उसने कहा था ठीक है भैया तुम हो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम बना दो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन मानूंगा, अपनी पावर्स को भी लिमिट कर दूंगा। लेकिन साथ के साथ इसने क्या शुरू कर दिया था, सीक्रेट नेगोशिएशन किंग ऑफ प्रूशिया के साथ शुरू कर दिया था, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जैकोबिन्स अटैक करते हैं पैलेस पे और किंग को पकड़ लेते हैं, और किंग को पहले तो बंद किया जाता है और फिर लास्ट में क्या कर दिया जाता है, बुलेटिन कर दिया जाता है, ठीक है।
Yes. फिर होते हैं इलेक्शन, इलेक्शन आता है, जैकोबिन गवर्नमेंट आती है, रॉबेस्पियर वाली गवर्नमेंट आती है, लेकिन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई, हुआ क्या, फ्रांस रिपब्लिक तो बन गई थी ना, तो ये तो हुआ फॉल ऑफ मोनार्की, पूरा ये सेक्शन क्या था, फॉल ऑफ मोनार्की, हमने जो पढ़ा था। लेकिन ये जो रिपब्लिक तो बन गई, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये भी यार रिपब्लिक तो बनाई एक तो, लेकिन ये रेन ऑफ टेरर हो गया, मतलब लोग आतंक में रहने लग गए कि रॉबेस्पियर का रूल इतना खतरनाक था, जो ही कहता था अगर मानो नहीं मानो तो बुलेटिन। और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं, इसको भी पकड़ा जाता है और रॉबेस्पियर को भी फिर बुलेटिन कर दिया जाता है, तो इसके साथ साथ जैकोबिन गवर्नमेंट भी गिर जाती है। आगे क्या होता है, अब आता है डायरेक्टरी रूल। इन्होंने कहा यार एक आदमी को इतनी पावर नहीं देनी कि वो उल्टी सीधे अपनी मनमर्जी करे, हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टरी रूल बनाते हैं और 5 लोगों को पावर देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, 5 लोगों को पावर देंगे। और इन्होंने फिर से वोटिंग राइट्स छीन लिए गरीब सेक्शन से, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्टरी रूल आता है जिसमें 2 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होती है, और वो असेंबली क्या करती है, 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव को चुनती है, जिसका नाम होता है डायरेक्टरी। और ये इतनी इनस्टेबल होती है कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये और ये आपस में ही लड़ते रहेंगे हमेशा। इसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, रॉबेस्पियर तो पहले जा चुका है, डायरेक्टरी रूल को भी हटा के कौन अब डिक्टेटर बन जाएगा फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की आपने कुछ कहानियां सुनी होंगी, कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर था, छोटा सा था हाइट में, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और मतलब बहुत सारी इसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स रही हैं। कभी और उनको पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए एक और 3 सेक्शन सब आपके रह गए, एक तो विमेन वाला सेक्शन रह गया है, स्टोरी पूरी खत्म हो गई है। हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें जहां तक पढ़ना था, जहां तक हमारी एनसीईआरटी बोलती है, हम पढ़ चुके हैं। 3 सेक्शंस और पढ़ने हैं हमें, एक है विमेन का सेक्शन, एक है स्लेवरी का सेक्शन, और एक है लाइफस्टाइल का सेक्शन। विमेन वाले में क्या पढ़ेंगे कि विमेन का मतलब कि विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया था, और एक सेकेंड यार, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूंगा, फिर भूल गया रिकॉर्डिंग पे, अच्छा रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। तो विमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, मतलब वो वाला सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, आज अभी हम नई वाला सेक्शन थोड़ा छोटा है, इसको जल्दी से कवर कर देता हूँ। फिर हम पढ़ेंगे स्लेवरी के बारे में, ठीक है, स्लेवरी क्या होती है अभी बताऊंगा, और लास्ट एक सेक्शन और रह जाएगा जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में लोगों की बताया जाएगा, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है, सौरभ अभी तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्लेवरी का मतलब पता है, स्लेवरी क्या होती है, स्लेवरी का मतलब होता है, स्लेव का क्या मतलब होता है, स्लेव का मतलब होता है गुलाम बना के रखना अपना किसी को। तो स्लेवरी का मतलब हो गया ऐसा सिस्टम जो गुलामी को फॉलो करता है, ठीक है, गुलामी प्रमोट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि स्लेवरी की डिमांड कहाँ से आई। देखो कभी भी कोई चीज पढ़ो ना, कोई भी चीज, चाहे साइंस पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, अच्छा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया नहीं था, सोशल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं, इस क्लास में पूछ रहा हूँ, सोशल साइंस को साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंस इसलिए कहते हैं सोशल साइंस को, क्योंकि साइंस का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रूव करी जा सके, जो वेरीफाई करी जा सके, तो सोशल साइंस भी वेरीफाई करी जा सकती है ना, इसलिए इसको सोशल साइंस बोलते हैं। यस। हिस्ट्री को वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने एक बात लिखी है। पॉलिटी को वेरीफाई, जो सिविक्स जैसे कहते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमें पॉलिटी कुछ कोई चीज पढ़ा रही है कि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, बिल्कुल सच है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरीफाई कर सकते हैं, जोग्राफी को वेरीफाई कर सकते हैं, हिमालय यहाँ पर है वहाँ पर है, बिल्कुल कर सकते हैं, जाके वेरीफाई कर लो, नदियों को वेरीफाई कर लो, यस। ऐसी हर चीज वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको साइंस कहा गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज पढ़ो ना, तो थोड़ी क्रिटिकली पढ़ो उसको, थिंकिंग ऐसी करो कि पहली बात, स्लेवरी सही सिस्टम है, गलत सिस्टम है, गलत है तो उसको एबॉलिश करने की कहानी पढ़ रहे हैं, गलत है। गलत है ना, लेकिन डिमांड तो कहीं ना कहीं से आई होगी स्लेव्स की। क्यों स्लेव्स की डिमांड बनती है, जिसकी वजह से स्लेवरी इतनी प्रमोट होती है फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी स्लेवरी बहुत थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, द कॉलोनीज ऑफ कैरेबियन, कैरेबियन क्या है, देखो ये इसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, और इसके नीचे है साउथ अमेरिका। मैप में याद है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहाँ पर है, याद होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में यस। लिखते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये बीच के जो आइलैंड्स क्या है ना, इनको बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबिया, ठीक है। तो द कॉलोनीज यस। इन कैरेबियन, कॉलोनीज कौन सी, तो फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रांस की मतलब जिसपे फ्रांस राज कर रहा था, जैसे इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की,
ऐसे ही फ्रांस की कुछ कॉलोनीज कैरेबिया में थी। अगर आपको दिख रहा हो तो जो ब्लू कलर से मेंशन्ड है, ब्लू कलर से देखिए, छोटी छोटी सी जो दिख रही है, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी सी, यस ज्यादातर स्पेन के पास थी वहां पे कॉलोनीज, ठीक है। तो डिमांड कहाँ से आती है स्लेव्स की? तो जो फ्रांस की कॉलोनीज थी ना कैरेबिया में, नाम लिखा हुआ है मार्टिनिक्यू, ये आप नाम पढ़ लेना, ठीक है। नाम हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें इतना भी याद रहा कि कैरेबिया में कॉलोनीज थी तो बहुत है, हम इतना भी लिखते हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि कैरेबिया में इनकी कॉलोनीज होती है, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर होती है कमोडिटीज की। कौन सी कमोडिटीज की? यूरोप में कौन कौन सा सामान कैरेबिया से जाता है? देखो यूरोप में जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर क्या क्या सामान जाता था कैरेबिया से यूरोप की तरफ? टोबैको जाता था, इंडिगो जाता था, शुगर जाता था, कॉफी जाता था, और बहुत सारी चीजें जाती थी, ठीक है। तो ये जो रॉ प्रोडक्ट्स थे ना, ये वहां पे जाते थे। लेकिन अगर तुम्हें सामान उधर भेजना है तो यहाँ पे पैकिंग वगैरह और ये सब काम तो करना पड़ेगा ना, प्लांटेशन वगैरह बहुत सारा काम होगा। और ये किसकी कॉलोनी है? यस फ्रांस की। क्योंकि क्या होता था, यूरोपियंस ना वहाँ पे जाने को तैयार नहीं होते, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा शॉर्टेज रहती थी लेबर की, क्योंकि यूरोपियंस काम करने को तैयार नहीं होते थे। इतनी दूर से आके कि इतनी दूर जाके कौन काम करेगा यार, तो यूरोपियंस तो तैयार होते नहीं थे। तो भैया हमें लेबर तो चाहिए ना। जो फ्रेंच के प्लांटेशन वर्कर्स हैं, सॉरी प्लांटेशन ओनर्स हैं, उनको क्या चाहिए होती है? लेबर चाहिए होती थी। लेबर कहाँ से आएगी? लेबर हमें मिलेगी, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड एक बनेगा, उससे मिलेगी हमें लेबर। देखो अब लेबर कैसे मिलती है, कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो मुझे रोक के पूछना। ये यूरोप दिख रहा है सौरभ? यूरोप दिख रहा है? हेलो, यस यूरोप दिख रहा है मेरे जहाँ पे कर्सर है? ये पूरा यूरोप है, दिख रहा ठीक है। दिख रहा दिख रहा दिख रहा ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है। और ये है हमारी वही वाले आइलैंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, कैरेबिया, जहाँ पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा है कुछ कुछ एरियाज में। तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पे चाहिए लेबर। तो लेबर यूरोप से तो जाने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, लेबर जाए पहले तो यूरोप के जो रूलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, ये जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से लेबर को उठाएंगे और कहाँ पे छोड़ेंगे? यहाँ पे, समझ गए। अफ्रीका में बहुत सारी लेबर इनको मिल जाएगी, और ये लेबर क्या है? ये लेबर स्लेव्स हैं, इनके गुलाम की तरह इनसे काम कराएंगे। तो अब हमने ये तो पढ़ ली डिमांड क्यों है, क्योंकि यूरोपियंस वहां पे जाके काम करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए डिमांड आती है कि हमें स्लेव्स चाहिए। तो यस स्लेव सिस्टम काम कैसे करता था, स्लेवरी काम कैसे करती थी? क्या हो गया, रिस्पॉन्स थोड़ा वीक हो रहा है सौरभ? बोर हो गए क्या पढ़ते पढ़ते? नहीं सर अच्छा, वो बोर थोड़ा नहीं हो माइक रहा, दूर है अब आ गए कोई नहीं, चलो ठीक है। कभी भी अगर ऐसा लगे ना बोर, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है, 45 मिनट्स का होता है। अगर ऐसा लगे ना ध्यान भटक रहा है या बोर हो रहा हूँ मैं, तो आप मुझे रोक देना, मैं टॉपिक कुछ और शुरू भी कर सकता हूँ। मतलब पढ़ाना वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ना ही है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बस मैं ये वाला एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हाउ स्लेवरी, स्लेव सिस्टम अभी कराऊँ या अगले सेक्शन में सब कराऊंगी, बताओ, मतलब अगली क्लास में कराऊँ? सर बता दो बता दूं, चलो ठीक है। तो हाउ स्लेवरी वर्क हमने देख लिया कि स्लेव्स की डिमांड कहाँ से आती है। अब देखेंगे कि स्लेवरी काम कैसे करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंच मर्चेंट्स निकलेंगे, ये रहा फ्रांस हमारा, यहाँ से फ्रेंच मर्चेंट्स निकलेंगे कहाँ से? बोर्डू और नैंटीज के पोर्ट से, और वो कहाँ तक जाएंगे? अफ्रीका के कोस्ट तक, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे और ये जाएंगे अफ्रीका के कोस्ट तक, ठीक है। यहाँ से लोग क्या करेंगे, स्लेव्स को खरीदेंगे। किन से खरीदेंगे? लोकल चीफ्टन से। लोकल चीफ्टन का क्या मतलब हो गया? लोकल कबीले के, जैसे राजा नहीं होते, मतलब राजा मतलब हेड होते हैं, इंचार्ज यस होते हैं, उन लोगों से ये स्लेव्स को खरीदेंगे। सोचो इंसानों को खरीदना है, जैसे कि कोई गुड्स है। तो स्लेव सिस्टम ऐसे ही चलता था कि आदमियों को खरीदा जाता था कि मुझे 100 स्लेव चाहिए, मुझे 200 स्लेव चाहिए, ऐसे इन्होंने खरीद लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन्होंने खरीद लिया, अब इनको शिप में टाइटली पैक करेंगे। यहाँ पे हमारा शिप तैयार हो गया और शिप में इनको भर दिया जाएगा अच्छे से, और ये निकल पड़ेंगे अपनी यात्रा पे। कितने महीने की यात्रा है ये? 3 महीने। सोचो, मतलब इन बेचारों को भर भर के ठूसा गया है इनके शिप में, और 3 महीने की यात्रा पे निकल पड़ेंगे अटलांटिक से कैरेबियन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये पहुंचे, इन्होंने यहाँ पे इनको उतारा, ये जो स्लेव्स है, और यहाँ पे इन्होंने किसको बेच दिया? इनको प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया। सोचो, मतलब मान लो कि अगर मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं फ्रेंच मर्चेंट हूँ, मैं फ्रांस से निकला और मैं अफ्रीका पहुंचा, मैंने अफ्रीका में स्लेव्स खरीदे और उनको प्लांटेशन वर्कर्स को बेच दिया। कहाँ पे जाके? कैरेबिया में। मैंने यहाँ पे जाके स्लेव्स को बेच दिया, मतलब ऐसा हो गया ना, सामान यहाँ से खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। तो ये इनका ये ट्रेड चल रहा था।
ठीक है। तो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स ऑफ शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। हमें याद है ना, कैरेबिया से सामान लेके जाना है वापस यहाँ पे। सौरभ आवाज आ रही है? यस तो हमें यहाँ पे यस सर, सामान लेके यस जाना सर। है, सामान लेके जाना है तो यहाँ पे काम कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने स्लेव छोड़ दिए। तो ट्राइंगल समझ में आ रहा है अब? ये ट्राइंगल जो बना दिख रहा है यस समझ में आ रहा है? फ्रांस से निकले और अफ्रीका में पहुंचे। अफ्रीका में मैंने खरीदे स्लेव्स को मैंने ठूसा अपने शिप्स में। यहाँ पे जाके मैंने छोड़ दिया कैरेबिया में। कैरेबिया में मैंने इनको बेच दिया, तो जो मतलब स्लेव्स को बेच दिया। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये रॉ मटेरियल, ये शुगर, कॉफी, इंडिगो वगैरह उठा सकता हूँ और वापस यूरोप में जाके बेच सकता हूँ। तो मतलब देखो क्या बिजनेस बनाया है इन लोगों ने, कि एक जगह से आदमियों को उठाएंगे, आदमियों को बेचेंगे और वहां से उठाएंगे अपना नॉर्मल प्रोडक्ट और वहां पे फिर वापस यूरोप में जाके बेच देंगे। तो ये पूरा स्लेव सिस्टम ऐसे काम करता था। तो सिस्टम सही है या गलत है? गलत है। ऑब्वियसली गलत है। तो ठीक है, एक वर्ड आता है आपकी एनसीईआरटीज, हालांकि देर आर मतलब हाईली अनलाइकली चांसेस कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी, बट स्टिल क्योंकि एनसीईआरटी देती है तो हम पढ़ा रहे हैं आपको कि नीग्रोस ये एक डेरोगेटरी टर्म है। डेरोगेटरी मतलब जो कभी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन लोग होते थे? अफ्रीका में रहने वाले वहां के इंडिजीनियस पीपल जो सहारा डेजर्ट के साउथ में रहते हैं। इसके नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? नीग्रोस। ये लेकिन डेरोगेटरी टर्म है, कभी भी किसी ब्लैक आदमी को देखो कभी भी ये टर्म यूज नहीं करना चाहिए। बहुत डेरोगेटरी है, मतलब खराब टर्म है, उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप यूज करोगे, ठीक है। तो बस एक डेफिनेशन की तरह बता दिया अगर इनकेस कभी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये स्लेव सिस्टम बना क्यों, सबसे पहले डिमांड कहाँ से आई, फिर ये काम कैसे करता था। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये स्लेव सिस्टम है तो गलत, तो इसको अबॉलिश तो करना है। अबॉलिश कैसे होगा ये? तो नेशनल असेंबली, याद है नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? नेशनल असेंबली में थे वेल्दी मिडिल क्लास, याद है ना। और वेल्दी मिडिल क्लास कौन यस होते थे? जो बिजनेसमैन वगैरह होते थे, ट्रेड करते थे, मर्चेंट्स थे या लॉयर थे या डॉक्टर्स थे। अब एक बात बताओ, बिजनेसमैन का तो काम ही चल रहा है स्लेव से, तो वो कभी चाहेंगे कि ये स्लेव सिस्टम खत्म हो? वो तो नहीं चाहेंगे। इसलिए कभी भी नेशनल असेंबली ने कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया। नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉज फॉर द राइट्स ऑफ स्लेव्स इन फ्रेंच कॉलोनीज। उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया जिससे स्लेव सिस्टम खत्म किया जाए, क्योंकि उनको ये डर था कि ये बिजनेसमैन हमारे खिलाफ कोई आंदोलन ना करें, खड़े ना हो जाएं, अपोजिशन ना करें। और काफी नेशनल असेंबली में होने वाले लोग जो थे वो खुद बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ये स्लेव सिस्टम खत्म हो, ठीक है। इसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट, ऐसी जैकोबिन गवर्नमेंट ने ये काम किया था, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने ये काम किया था, जिसने स्लेवरी सिस्टम को क्या किया था? एबॉलिश किया था, खत्म किया था। क्योंकि ये गरीबों के लिए तो काम कर ही रही थी, लेकिन अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी, बट एटलीस्ट कर रही थी। तो इट वाज फाइनली जैकोबिन गवर्नमेंट हु एबॉलिश्ड स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो इसका मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था, क्योंकि ये फ्रांस के लोग नहीं थे ना यार। देखो जो स्लेव थे वो तो फ्रांस के लोग नहीं थे, वो अफ्रीका के लोग थे, लेकिन फिर भी अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने स्लेवरी खत्म करी और इनको क्या दी? ह्यूमन राइट्स दी उनकी। तो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट क्या करती है? कन्वेंशन क्या करती है? 1794 में लॉ पास करती है टू फ्री ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन, ठीक है। फिर लेकिन ये ज्यादा टाइम तक ये स्लेव सिस्टम जो हमने खत्म किया, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने खत्म किया, ज्यादा टाइम तक खत्म नहीं रहता। 10 साल बाद फिर से स्लेव सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस कर देता है? हमारे फेवरेट नेपोलियन बोनापार्ट, जिसके बारे में हम ज्यादा 9th में नहीं पढ़ेंगे। तो स्लेवरी फाइनली एबॉलिश्ड इन 1848। हमने देखा कि 1794 में एबॉलिश होती है, फिर 1794 के एग्जैक्टली 10 साल बाद मतलब 1804 में फिर से नेपोलियन इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी, लेकिन फाइनली 1804 के बाद जाके अब कब एबॉलिश होगी? सीधा 1848 में, ठीक है। हमारा स्लेवरी भी खत्म हो गया है। अब दो छोटे छोटे से टॉपिक्स बच गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, जो है एक तो वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में और एक लाइफस्टाइल के बारे में है। वो जल्दी से खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में इस वाले पार्ट में हमें यही पढ़ना है कि वुमेन ने क्या रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था तो किस एक्सटेंट तक किया था। और सबसे पहली बात, जब भी मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करो तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि उसकी नीड क्यों आई, वुमेन को पार्टिसिपेट करने की नीड क्या पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन क्या थी वुमेन की वहाँ पे फ्रांस में, वुमेन की कंडीशन क्या हुआ करती थी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ वुमेन उस टाइम पे क्या कंडीशन थी देखते हैं। नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, ना तो उनके पास कोई एजुकेशन का एक्सेस था, ना उनके पास जॉब ट्रेनिंग थी जिससे कि वो काम कर सकें, ठीक है। तो जो वेल्दियर क्लास की डॉटर्स हुआ करती थी या नोबल्स की बेटियां हुआ करती थी, सिर्फ उनको पढ़ने के लिए मिलता था, सिर्फ उनको एजुकेशन मिलती थी। और उनको भी कैसे मिलती थी? जैसे ही उनकी एजुकेशन खत्म होती थी उन लोगों की मैरिज करा दी जाती थी, ठीक है। दूसरा
most of the third estate worked, most of the women of the third estate worked for a living. जो थर्ड एस्टेट की विमेन थी वो काम करती थी, हमने पढ़ा था ना थर्ड एस्टेट के लोग काम क्या करते थे, तो वुमेन को भी काम करना पड़ता था। और वो काम Yes. क्या करती थी कि या तो फ्रूट सेलर होती थी, या वेजिटेबल सेलर होती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट होती थी, या सिलाई का काम करती थी। तो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, जिससे बस आप अपनी एक लिविंग चला सकते हो, बस वो वाले काम Yes. करती थी वो, ठीक है। और उनकी वेजेस मेन से लोअर होती थी, ठीक है, लोअर वेजेस देन मेन। जो काम करने के लिए मेन को अगर मान लो 100 रुपए मिलते थे, तो उनको कितने मिलते थे, 80 रुपए 70 रुपए, सेम काम करने के लिए, सेम घंटों के लिए, सेम वर्किंग आवर्स होते थे उनके, सेम काम करते थे, लेकिन फिर भी मेन से कम उनकी वेजेस होती थी, ठीक है। कम वेजेस। यस। फिर उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था, पहले तो किसी के पास वोटिंग पावर नहीं थी, लेकिन फिर जब Yes. नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, याद है ना, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था Yes sir. 1791 में जो तैयार किया था उन्होंने, उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि उन्होंने विमेन को बना दिया And पैसिव सिटीजन, याद है, विमेन को दी yes. नहीं उन्होंने Yes. वोट की राइट। तो उन्होंने विमेन को समझा ही नहीं कि ये वोट देना है क्या, उनको कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं थी, ना तो वो वोट दे सकती थी, और जब वोट ही नहीं दे सकती तो उनको पॉलिटिकल ऑफिस कैसे मिल जाएगा। मतलब पॉलिटिकल ऑफिस का क्या मतलब होता है कि उनको रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सके, उनको तो चुनते ही नहीं थे, उनके खड़ा होने का ही ऑप्शन नहीं था कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सके, ठीक है। ये Yes. टॉपिक मतलब इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वुमेन का रिवॉल्यूशन में क्या पार्टिसिपेशन था, क्या उनकी कंडीशन थी। तो इफ यू वांट, अगर मैं वरना आज मैं नोट सेंड कर दूंगा, तो आप वैसे देख लेना, अगर आप नोट बनाना चाहते हो साथ के साथ बना सकते हो, वरना मैं नोट भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ में आई, वुमेन की कंडीशन फ्रांस में अच्छी नहीं थी, ठीक है। अगर वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे वुमेन, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेंगी, रिवॉल्यूशन का पार्ट बनेंगी, तो उन्होंने वही Yes. किया। तो वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर्स। तो उन्होंने क्या किया था, अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब खोले और न्यूज़पेपर चलाने शुरू करे। हमने एक पॉलिटिकल क्लब पढ़ा था जिसने पावर सीज करी थी, उसका क्या नाम था, Jacobin. जैकोबिन क्लब। तो ऐसे ही इन लोगों ने भी, वुमेन ने भी अपने खुद के क्लब स्टार्ट किए। उनमें से सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लब कौन सा था, इसका नाम याद रखना, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड Revolutionary and रिपब्लिकन। Republic तो ये women. दो चीजें दिखा रहा है कि ये वुमेन एक तो रिवॉल्यूशनरी भी हैं और ये रिपब्लिक को सपोर्ट करती हैं कि फ्रांस रिपब्लिक बन जाए, दो चीजें बता रहा है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी थी, इसमें जो मेंबर्स थे क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। क्यों डिसअपॉइंटेड होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि विमेन को इन्होंने पैसिव सिटीजन घोषित कर दिया था, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं हो, तुम इसी लायक ही नहीं हो कि तुम्हें वोट करने का अधिकार दिया जाए। दिया ही नहीं गया था उन्हें वोट करने का अधिकार, उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। कंफ्यूजन हो रही हो तो एक बार आप इफ यू वांट मी तो मैं एक बार पीछे जाके 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊं, याद है ना, उसमें विमेन को वोटिंग पावर नहीं थी, याद है ना। Yes. ठीक है, चलो। तो इन्होंने, इनकी डिमांड्स क्या थी, इन्होंने कहा कि एक तो हमें वोटिंग की राइट दो, हमें भी वोट करने का अधिकार दो, हमें इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार दो, कि जो असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहे हैं कि हम भी उसमें खड़े हो सके और हम भी इलेक्ट किए जा सके असेंबली के लिए, और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस हम भी होल्ड कर सके, हम भी उस पर काबिज हो सके, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, ये तो वुमेन की कंडीशन थी, और ये रिवॉल्यूशनरी क्लब जो था उसने अपनी कंडीशंस रख दी, अपनी डिमांड्स रख दी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट कौन सी है, नेशनल असेंबली वाली गवर्नमेंट की बात कर रहा है। तो अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, इस गवर्नमेंट ने इन वुमेन के लिए क्या किया, अब एक बार ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वुमेन, सॉरी, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, जैकोबिन वाली गवर्नमेंट ने, ठीक है, सॉरी जैकोबिन ये नेशनल असेंबली वाली गवर्नमेंट है, कंफ्यूज मत करना, ये नेशनल असेंबली वाली गवर्नमेंट है, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, जिसने राजा के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली थी। तो ये है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये स्टेट स्कूल्स खोलेंगे, ठीक है, ये स्टेट के द्वारा स्कूल खोलेंगे। स्टेट का मतलब क्या होता है, अच्छा एक बार मुझे बताओगे, जब हम सोशल सर जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम पर किंग कौन था? कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वुमेन्स प्रोटेस्ट कर रही थी, मतलब विमेन जब प्रोटेस्ट, क्योंकि देखो अपनी ऐसा ऐसा नहीं हुआ था कि विमेन का प्रोटेस्ट ऐसे एकदम से ही एक ही दिन में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। विमेन धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट कर रही थी। उस टाइम पे किंग कौन थे, लुई 16 ही थे। तो ये जो क्लब अभी हमने पढ़ा है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इसमें देखो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से नाराज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। और 1791 में कौन किंग थे, एक बार आप बताओ। लुई 16। लुई 16 ही किंग था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और
फ्रांस क्या बन चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन तो मोनार्की। आ गया था, लेकिन राजा जी अभी भी थे, राजा की पावर्स थोड़ी लिमिट कर दी गई थी, लेकिन लुई 16 अभी भी थे। यस सर। उसके बाद की कहानी वो है कि जब ये किंग ऑफ प्रूशिया के साथ नेगोशिएशन शुरू करते हैं और फिर वॉर डिक्लेयर हो जाता है और इनको निकाल दिया जाता है, फिर इनको गिल्टिन कर दिया जाता है, वो बात की कहानी है। लेकिन इस टाइम पे भी राजा कौन थे, लुई 16 ही थे, जो आप पूछ रहे हो, है ना। ठीक है, और देखते हैं स्टेट स्कूल। अच्छा, स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है, एक बार आप मुझे सर राज्य। राज्य, हाँ राज्य भी कह सकते हैं। देखो, एक तो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक तो स्टेट होती है कि जैसे इंडिया की जो अलग अलग स्टेट्स हैं ना, ऐसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टेट का जिसकी मतलब, अपनी कोई गवर्नमेंट हो खुद की। हाँ स्टेट का मतलब एग्जैक्टली एक तरीके से गवर्नमेंट ही होता है। ठीक है, जब भी हम सिविक्स वगैरह में हिस्ट्री में कई बार स्टेट पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टेट स्कूल मतलब गवर्नमेंट ने, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोले। ठीक है, स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स, और कंपलसरी हो गया था कि हर लड़की को स्कूलिंग अटेंड करनी है, स्कूल जाना जरूरी है और एजुकेशन लेनी जरूरी है। ठीक है, नो मैरिज अगेंस्ट विल, लड़की की मर्जी के खिलाफ। अभी हमने पढ़ा था कि नोबल्स और वेल्दियर क्लास की अगर बेटियां पढ़ती भी थी तो जैसे ही वो बड़ी होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी, और जो वेल्दी क्लास की बेटियां नहीं थी वो तो उनको पढ़ने को ही नहीं मिलता था और उनकी शादी वैसे भी जबरदस्ती कर दी जाती थी। लेकिन अब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, नेशनल असेंबली ने क्या ले आया वो रूल कि नो मैरिज अगेंस्ट बिल, बिल के खिलाफ लड़की की जब तक मर्जी नहीं होगी आप शादी नहीं कर सकते उसकी। मैरिज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को सिविल लॉ बना दिया गया। ठीक है, मैरिज को इन्होंने सिविल लॉ बना दिया गया। इंडिया में मैरिज सिविल लॉ है कि नहीं है? यस सर। इंडिया में मैरिज सिविल लॉ है, सौरभ पता है सिविल लॉ तो पता है। नहीं। सिविल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सिविलियन से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा लॉ जो सिविलियन से रिलेटेड हो। एक तो होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविलियन लॉ। क्रिमिनल लॉ किन से डील करता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, और सिविल लॉ जो सिविलियंस के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, सिविलियंस। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में, लड़का लड़की जब शादी कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक बहुत डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया ना तो अब डाइवोर्स भी लीगल हो गया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सर आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपको सर मुझे नहीं पढ़ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है और डाइवोर्स क्या हो गया, लीगल हो गया। अगर लड़की चाहे तो वो डाइवोर्स भी ले सकती थी। ठीक है, समझ में आई ये बात। ले सकती है। फिर जॉब यस। ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी शुरू करी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने। अब क्या होता है कि जॉब ट्रेनिंग मिलने लग गई। पहले तो इन लड़कियों के पास जॉब ट्रेनिंग ही नहीं थी, तो इनको बहुत ही छोटे मोटे काम करने को मिलते थे, और मिलते भी थे तो इनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, वेजेस बहुत कम मिलती थी। लेकिन अब जब जॉब मिलनी शुरू हो गई, इनके पास ऑप्शंस बढ़ गई, आर्टिस्ट भी बन सकती थी, स्मॉल बिजनेस भी रन करना शुरू कर दिया, और इनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने ये देखा कि जहां से फ्रांस की विमेन की कंडीशन शुरू हुई, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है अर्ली ईयर्स में, ये कंडीशन इंप्रूव होती है। ये वाली, इन्होंने ये कंडीशन इंप्रूव करी है और खराब कर दी विमेन की। आवाज आ रही है? इम्प्रूव हेलो। करिए। इंप्रूव करी, ऑब्वियसली इंप्रूव करी है कि इम्प्रूव। स्कूल बनाए, उनको एजुकेशन दी, उनकी जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती थी, डाइवोर्स भी लीगल कर दिया, उनको जॉब ट्रेनिंग भी दिलवाई, इंप्रूव करी है। अब हम आगे जाते हैं तो हम आगे देखेंगे रेन ऑफ टेरर। किसका रूल था ये रेन ऑफ टेरर? मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेल्ड। हाँ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी। तो इन्होंने, जहां तो हम आगे बढ़ रहे थे, लड़कियों के लिए अच्छे काम कर रहे थे, इन्होंने वापस पीछे ले जाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, क्लोजर ऑफ विमेंस क्लब, इन्होंने विमेंस क्लब भी बंद कर दिए। ठीक है, इन्होंने कहा, अच्छा आपको याद होगा जैकोबिन की एक खासियत थी, रॉबेस्पियर की एक खासियत थी, जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था, जो भी उसके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चलता था, उसको वो क्या कर देता था, बुलेटिन कर देता था, बुलेटिन। है ना। तो यही हुआ, बुलेटिन। विमेंस ने अगर कुछ राइट्स मांगनी शुरू यस। करी और वो रॉबेस्पियर के हिसाब से ठीक नहीं था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो इनकी क्लब बंद करो, और जो ज्यादा बोलेगा उसके साथ तो वो ये वही करने वाला था, जिसके साथ करता था। बैंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अब औरतों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की अधिकार नहीं थी, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही बंद कर दी थी। ये जो राइट्स मांग रही थी ना अपना, कि हमें पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार मिले, हमको वोट करने का अधिकार मिले, ये सब बैन यस। हो गया। अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन, अगर कोई औरतें ऐसी क्लब या ऐसे काम करते हुए पकड़ी जाती थी तो उनका क्या होता था, अरेस्ट एंड गिलेटिन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मार देना। ठीक है, तो जब भी अगर यस। कभी वुमेन के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर आप एक लेडी को कोट करोगे, एक एग्जांपल दोगे तो अच्छा होगा, मतलब आपका आंसर और एनहांस हो जाता है। तो एक लेडी के बारे में पढ़ते हैं, ओलंपिक गॉर्जेस। ठीक है,
ये एक लेडी थी जिन्होंने नंबर ऑफ प्लेज लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और नॉवेल्स लिखी थी, तरह तरीके की कहानियां लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। इनकी पब्लिकेशन किस चीज पे एम्फसाइज करती थी? दैट विमेन एंड मेन आर डिफरेंट। ये मानती थी कि विमेन और मेन, अच्छा एक बात बताओ, हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम मान लो 10 लड़के और लड़कियों को लेते हैं तो क्या उनमें एग्जैक्टली सेम पावर होगी या थोड़ी मेन में ज्यादा होगी? मेन में ज्यादा होगी। थोड़ी, हम इस बात को तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मेन में ज्यादा होगी। तो क्या इसका मतलब उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ठीक है मेन विमेन थोड़े अलग हैं, डिफरेंट है, मान लिया, बट दिस शुडंट स्टॉप देम फ्रॉम इक्वालिटी अंडर लॉ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें विमेन को इक्वालिटी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। बाकी हर काम में वो हमसे अच्छी या हमसे आगे भी हैं लड़कियां। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि इनको आप इस बेसिस पे कि वो थोड़ी डिफरेंट है विमेन आपसे, तो ये नहीं कि आप उनको इक्वल ना समझो, आपको इक्वालिटी उनको देनी पड़ेगी, इक्वालिटी अंडर लॉ। इन हर डिक्लेरेशन ऑफ द ऑन द राइट्स ऑफ विमेन, इन्होंने एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ विमेन, शी इंसिस्टेड दैट विमेन डिजर्व्ड राइट्स, उनको राइट चाहिए, स्पेशली इन द एरियाज कंसर्निंग देम डायरेक्टली सच एज डाइवोर्स, रिकॉग्निशन ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रन मतलब ऐसे बच्चे जिनके फादर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मतलब फादर नहीं मानते, तो उनको रिकॉग्निशन, उन बच्चों को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस लेडी को कोट करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, द एग्जांपल। अच्छा, एक अगर विमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आपके पास कंक्लूजन है लिखने के लिए, ये सॉलिड कंक्लूजन है। हमेशा मैंने बोला एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद मेन बॉडी होनी चाहिए और एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? द एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच women during, एक सेकेंड, the example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an aspiring memory। तो जो फ्रेंच women ने रिवॉल्यूशन के टाइम पे काम किया, ये बहुत सालों तक जिंदा रही और लोगों को इन्होंने बहुत एस्पायर किया, इंस्पायर किया। ठीक है, was kept alive as an aspiring memory। It was in finally 1946 that women in France won the right to vote। तो फ्रांस को कब अधिकार देगी फ्रांस अपनी औरतों को वोट करने का? 1946 में, बहुत बाद में, इंडिया से बस कुछ टाइम पहले, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में तैयार हुआ था उससे कुछ टाइम पहले बस। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया? यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है लाइफस्टाइल के बारे में, ये टॉपिक है। इसमें एक्चुअली मतलब ये एवरीडे लाइफ के बारे में, रिवॉल्यूशन मतलब जनरली जब ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया होता है तो हम पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन का एवरीडे लाइफ पे क्या फर्क पड़ा, कि लोगों के कपड़े पहनने के तरीके चेंज हो गए, हाव भाव चेंज हो गए, ये सब चीजें चेंज हुई। लेकिन इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा है, बस एक छोटे से एरिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब पता है आपको? सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? सेंसरशिप बोर्ड, सेंसरशिप बोर्ड। सेंसरशिप बोर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? मान लो मैं राजा हूँ और आप मेरी देश की प्रजा हो, तो अगर आपको कोई न्यूज़पेपर निकालना है या कोई आर्टिकल निकालना है या कुछ भी लिखना है, ठीक है, तो आपको मेरे से पहले वो अप्रूव कराना पड़ेगा कि आपने कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं लिखा। तो ये सेंसरशिप अभी भी कई देशों, इंडिया में सेंसरशिप है क्या? इंडिया में सेंसरशिप है क्या? नहीं, नो। हाँ, काफी हद तक नहीं है, बट काफी देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगता है। जैसे चाइना में अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, वहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है जो भी चीजें न्यूज चैनल दिखाई गई, और वैसे गवर्नमेंट के न्यूज चैनल है वहाँ पे। ठीक है, ऐसी नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है, चाइना से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यस, हम नॉर्थ पढ़ते हैं। कोरिया। हाँ जी, तो एक बार देखते हैं ओल्ड सर रेजिम वहाँ में। का तो, हाँ, किम जोंग उन वहाँ। हाँ, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, किम जोंग उन के बारे में भी पढ़ेंगे, वो डिक्टेटर है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, डेथ हो गई ना सर उसकी? नहीं मतलब हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेथ हो चुकी है, बट यू कैन नेवर बी श्योर। ठीक है, कभी जब भी ये अफवाह उड़ती है कि उसकी डेथ हो गई है तो उसकी कोई नई वीडियो रिलीज हो जाती है। हाँ, हालांकि बट उसकी सिस्टर ने अभी गवर्नमेंट देखनी शुरू करी है, मतलब कार्यभार संभाला है, उन्होंने देखना शुरू किया है, बट इट इज स्टिल नॉट कंफर्म कि उनकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, और हमें अभी फिलहाल मतलब जब तक कोई सॉलिड न्यूज नहीं आती, स्पेकुलेशन बेकार है। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते हैं। तो ओल्ड रेजिम में क्या था? ओल्ड रेजिम में क्या होता था, जितनी भी बुक्स होती थी, न्यूज़पेपर्स होते थे, प्लेज होते थे, इवन प्लेज, ठीक है, दे नीडेड टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। तो किंग ने अपने सेंसर्स बनाए हुए थे, कुछ लोगों को छोड़ा हुआ था कि आप भाई सेंसरशिप का काम देखो और कुछ लोग मेरे खिलाफ ना लिख दें, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर लोग मेरे खिलाफ लिखेंगे तो मेरे खिलाफ रिवॉल्यूशन की भावना जागेगी। ठीक है,
एक ओल्ड रेजिम में तो ये चला था। ओल्ड रेजिम कौन सी थी? तब ये एब्सोल्यूट मोनार्की थी। तो फ्रांस क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है। तो अब 1789 में क्या होता है? 1789 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक बार सोच के बताऊंगा। 1789 में क्या हुआ था? स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, सबसे बड़ी बात है ना। हमने पढ़ा था ना 1789 टू 99। तो 1789 में क्या होता है? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप खत्म कर दी जाती है। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, ये कहाँ से आया है? ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या चीज है व्हाट सर? ये? डिक्लेरेशन ऑफ, मेरा कर्सर थोड़ा खराब है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, ये कहाँ पढ़ा है हमने? ये सर वो क्या कहते हैं, जो फिलोसोफर्स आए थे उन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी, फिर ना न्यू ना, आइडियाज जनरेट हुए थे। थोड़ा सा और आ गया हो, थोड़ा सा और आ गया हो। ये उस बारे में था जब हमने 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था। है ना। उसमें था यस। डिक्लेरेशन, उसमें लिखा था 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। ठीक है, वुमेन। इसमें राइट्स के बारे में, विमेन की नहीं, हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्ड यूज किया है। मतलब ऑब्वियसली विमेन को भी मिली थी, बट फ्रांस स्पेसिफिकली, क्योंकि उस वक्त थोड़ी मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी थी। क्या थी वो? मेल चॉवनिस्ट। मेल चॉवनिस्ट का मतलब समझते हो? सर व्हाट? मेल मेल चॉवनिस्ट, मेल चॉब्स। मेल नो चॉवनिस्ट सर। सोसाइटी का मतलब होता है जो मेल्स को प्रेफर करती है और मेल्स को ऊपर समझती है। ठीक है, मेल चॉवनिस्ट सोसाइटी। तो इसलिए इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में भी ये वर्ड यूज किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। मेन एंड विमेन नहीं बोला, मेन एंड सिटीजन बोला है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। तो ये जब डिक्लेरेशन 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि लोगों को फ्रीडम यस ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया गया। तो अब क्या हुआ? जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार मिला और अपनी बात को आगे रखने का अधिकार मिला, तो क्या हुआ? बुक्स छपनी शुरू हुई, पिक्चर्स छपनी शुरू हुई, पैम्पलेट छपने शुरू हुए, न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए। अब जब ये छपेंगे तो ऑब्वियसली सर्कुलेट भी होंगे। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड फ्लडिंग द टाउन्स एंड कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। ये टाइपिंग एरर है। दिस स्टार्टेड फ्लडिंग टाउन्स एंड कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। तो अब क्या होगा? जब न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पैम्पलेट्स अलग अलग जगह पहुंचेंगी तो क्या होगा? आइडियाज फ्लो होने शुरू होंगे, लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन करा क्यों जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है, अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम क्यों फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, और रिपब्लिक बनाएंगे तो फ्रांस दिखेगा कैसा। ठीक है, तो सेंसरशिप के यस। बारे में ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है कंक्लूजन। कभी भी एक कोई आंसर लिखने को आता है तो हम कंक्लूजन यहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर जैसे मान लो कोई बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक ब्रॉड क्वेश्चन है, तो उसमें हम सीधा सीधा यहाँ से भी कंक्लूजन उठा सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे एक बार मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कंक्लूजन में हमने लास्ट पढ़ लिया था कि जैकोबिन की सरकार हटा दी जाती है, याद है। रॉबेस्पियर को भी मार दिया यस। जाता है। रॉबेस्पियर के बाद कौन सी सरकार आती है? एक रूल आता है जिसमें 5 लोग रूल करते हैं मिलके, एग्जीक्यूटिव होती है 5 लोग की। ठीक है, उसका रूल का नाम क्या यस। था? डी से था, डी से याद करो। यस। डी से था, क्या था? याद आया? डायरेक्टरी रूल, याद आया? हाँ यस, डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल था, है ना, जिसमें 5 लोगों की एग्जीक्यूटिव थी। जिसमें क्या होता था कि लोग पहले 2 असेंबलीज चूज करते थे, और 2 असेंबली क्या करती थी? 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव को चूज करती थी, 5 लोगों को चूज करती थी जो एग्जीक्यूटिव सरकार का काम करते थे। ठीक है, तो हमने ये देखा यस। था कि इसमें क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव जो 5 लोगों की डायरेक्टरी थी, 5 डायरेक्टर्स की डायरेक्टरी थी, समझना इस बात को। जो 5 डायरेक्टर्स की डायरेक्टरी थी, वो क्या करते रहते थे? हमेशा लड़ते रहते थे किनके साथ? किनके साथ लड़ते थे वो? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ। जो 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनी यस थी सर। उनके साथ हमेशा लड़ते रहते थे। तो हुआ क्या? लड़ते रहे। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हट। रहती थी कि वो कोशिश करते थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेचर हमेशा ट्राई करता था कि हम एग्जीक्यूटिव को हटा दें। ठीक है, इस चक्कर में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। तो मैंने बताया था जब भी कभी डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो कोई ना कोई डिक्टेटर आके रूल सीज कर लेता है। जब भी, ध्यान रखना, ये देखो अभी डेमोक्रेसी काफी हद तक बनने की तरफ थी, रिपब्लिक तो बन चुका था, तो ये कोशिश में थे कि एक ट्रू डेमोक्रेसी बने। ये फ्रांस आगे जा रहा था, पीछे नहीं जा रहा था, आगे बढ़ रहा था कि ये रिपब्लिक बन चुका था, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया था।
लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो किसने रूल सीज किया? वहां के डिक्टेटर ने, एक तानाशाह आ गया, फिर से मिलिट्री डिक्टेटर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन। तो इन्होंने 1804 में रूल सीज किया। तो इन्होंने कहाँ से, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने फ्रांस पे अपना रूल जमा लिया तो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज पे भी अपना कॉन्कर करना शुरू किया, वहां पे भी मिलिट्री एक्सपेडिशंस करे और वहां पे लोग कंट्रीज को हराना शुरू किया और अपने गवर्नमेंट के अंडर लाना शुरू किया। तो ये अपने आप को कैसे समझता था? ये समझता था कि मैं मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस, सॉरी मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप हूँ, मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, उनको आगे लेके जा रहा हूँ। इसने हालांकि कुछ अच्छे लॉज भी पास किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो सौरभ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोई और उस पर अपना हक नहीं जमा सकता। इवन अगर सरकार को भी वो प्रॉपर्टी चाहिए ना तो आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगी, ठीक है। अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी ऐसा, जैसे आपकी प्रॉपर्टी अगर कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे रोड बन रही है, तो अगर मैं सरकार हूँ तो मैं क्या कहूंगा, चलो हटो, मैंने अभी रोड बनानी है यहाँ पे, मैं कुछ ना कुछ आपको कंपनसेशन जरूर दूंगा, ठीक है। उसमें भी काफी सारे लॉज हैं इंडियन गवर्नमेंट के, लेकिन कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है। तो इसने क्या किया, नेपोलियन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया लोगों को। और भी कुछ काम किए थे, जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेके आया, जिसमें डेसिमल सिस्टम भी था। वेट्स एंड मेजर्स क्या होते हैं सौरभ? वेट्स एंड मेजर्स होते सर हैं, वेट, ग्राम्स, किलोग्राम्स, हाँ मीटर, लीटर, एग्जैक्टली, एक मिलीलीटर। स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया कि अगर आपको कुछ भी करना है ना तो ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। फाइनली इनको लगभग 11 साल बाद हराया जाता है इन बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू में इनको हरा वाटरलू। दिया जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन जो मैं कह रहा था, अगर आपको लिखने को कोई ऐसा ब्रॉड सा आंसर आता है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज पूछ रहा है, तो उसमें आप ये भी दे सकते हो कंक्लूजन में, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब मेरे जो अधिकार हैं। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये लेगेसी थी, ये जो आइडियाज हमारे दिमाग में आए ना, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये कहाँ से, किसकी यस, लेगेसी है? ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन। These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. तो फ्रांस ने और देशों को भी इंस्पायर किया 19th सेंचुरी में, यूरोप के और देशों को इंस्पायर किया कि आप हमसे इंस्पायर हो, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, फ्रेटर्निटी, इन सबको अपनाओ और फ्यूडल सिस्टम को हटाओ। और ये फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया गया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी तक मतलब खत्म हो चुका है। समझ में आया? या आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, ठीक है।